चल चलते हैं कहानी की एक में सफ़र है। ये कहानी है एक माफिया एंड एक इनोसेंट गर्ल की। एक मेंशन को दिखाया जाता है। उस बड़े से मेंशन के अंदर एक छोटे से कमरे को देखते हैं। वह उस मेंशन का सबसे छोटा रूम था और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। उस रूम के अंदर ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं थी। बस उस रूम में सिर्फ एक छोटा सा सिंगल बेड था और एक टेबल लैंप भी है जो बहुत पुराना सा, और एक घड़ी राखी हुई है जो कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पुरानी है। और एक कपड़े रखने के लिए अलमारी है जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है। रूम बिल्कुल क्लीन है, सभी चीज़ें अपनी जगह पर राखी हुई है और ऐसा लगता है जैसे ये रूम किसी सर्वेंट का हो। रूम के उस छोटे से बेड पर एक लड़की सोई हुई थी जिसके चेहरे पर सूरज की खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही है जिससे उसे लड़की का चेहरा चमक रहा होता है और वह लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। उस लड़की की उम्र लगभग 18 साल की होंगी। उस लड़की ने एक वाइट कलर की बहुत ही पुराने सीट टी शर्ट पहनी हुई थी और एक शॉर्ट ट्राउज़र पैंट पहनी हुई है जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसके कपड़े देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इस घर की सर्वेंट हो। और तभी अचानक से इस छोटी सी लड़की की नींद खराब करने के लिए वही पास में टेबल पर रखी हुई अलार्म घड़ी बजने लगती है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की तुरंत उठकर बैठ जाती है। और तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है और जब वह उसमें टाइम देखती है तो वह शॉक के मारे उस बेड से उठ जाती है और उसकी आंखें खुद बड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। वह लड़की अपने रूम के गेट की तरफ देखती है और कहती है, ओ सीट, ये मैंने क्या कर दिया? मैं उठने में इतनी लेट कैसे हो गई? अगर मॉम को पता चला कि मैं देर से उठी हूँ तो वो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगी। यह सोचने के बाद उस लड़की की पूरी बॉडी पूरी तरह से फ्रिज हो जाती है और वह लड़की जल्दी से रूम का डोर ओपन करती है और बिना किसी चीज़ की परवाह किए वह भगाना शुरू कर देती है। वह भागते हुए जल्दी से किचन के पास आती है और कहती है, थैंक गॉड अभी तक कोई उठा नहीं है। और वह जल्दी से किचन के अंदर चली जाती है। किचन के अंदर जाने के बाद वह खाना बनाना शुरू कर देती है और लगभग 1 घंटे के बाद वह पूरे खाने को तैयार कर देती है। खाना तैयार करने के बाद वह देखती है कि उसके हाथ पर गम तेल के कुछ छेद गिर गए हैं जिसकी वजह से उसका हाथ थोड़ा सा जल गया है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। फिर वह देखती है कि अभी कोई भी नहीं उठा है तो वह एक चैन की गहरी सांस लेती है और कहती है, थैंक गॉड आज मॉम जल्दी उठकर नीचे नहीं आई, नहीं तो आज वह पक्का मुझे जान से मार देती। फिर वह जल्दी जल्दी से टेबल पर सारे खाने को लगा देती है और तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब वह उस हाथ को फील करती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वह पीछे मुड़ती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक 55 साल की औरत खड़ी होती है। वह लड़की उस औरत को देखते ही उसे गले से लगा लेती है और कहती है, दाई माँ कैसी हैं आप? वह औरत कहती है, मैं ठीक हूँ छोटी प्रिंसेस। वह लड़की जैसे ही अपने लिए प्रिंस सुनती है उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और वह उस औरत की तरफ देखते हुए कहती है, दाई माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं इस घर की प्रिंसेस नहीं हूँ, मुझे मेरे नाम से बुलाया करिए। दाई माँ कहती है, रीति तुम्हारे इस बात को करने या ना माने से कुछ भी नहीं होता है। तुम इस घर की छोटी बेटी हो और हमेशा वही रहोगी, भले ही इस घर के लोग तुम्हें अपनाए या ना अपनाए, लेकिन यह एक सच्चाई है और सच्चाई कभी नहीं बदल सकती है। भले ही इस घर के लोगों ने इस सच्चाई को छुपा दिया है, तुम्हें इस दुनिया वालों से छुपा दिया है, लेकिन एक बात याद रखना रीति, सच्चाई ज़्यादा देर तक नहीं छुपती है। एक न एक दिन दुनिया वालों को तुम्हारा अस्तित्व के बारे में पता चल ही जाएगा। रीति कहती है, लेकिन दाई माँ मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार करें जैसे वह मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन से करते हैं। सबके डैड अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे डैड तो मेरा शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। दाई माँ रीति की बातें सुनकर उनको हक कर लेती है और कहती है, मेरी प्यारी रीति मैं हूँ तो तुम्हें प्यार करने के लिए, अब तुम जाओ अपने लिए काफ़ी ले लो, मैं भी आता हूँ। रीति उनकी बात सुनकर किचन में जाती है और अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाती है और उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है और तभी वह किसी से टकरा जाती है। रीति टकराने के कारण नीचे गिर जाती है और जो उसके हाथों में काफ़ी थी वहां सामने वाले इंसान के कपड़ों पर गिर जाती है। ये देखकर रीति बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जो इंसान उसे टकराया था उसका नाम रणधीर राठौर था और ये रिश्ते से रीति के बड़े भाई हैं और यह घर के इकलौते बेटे हैं जिसकी वजह से इनको हर एक चीज़ की छूट मिली हुई है और यह हर वक्त कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई कुछ भी नहीं कहता है। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो मिस्टर राठौर एंड मिसेज राठौर बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि राठौर परिवार बहुत ही अमीर परिवार है। अब आगे रणधीर का सिर्फ एक ही काम है, लेट नाइट पार्टी करना और लड़कियों के साथ हुकअप करना।
उसका एक ग्रुप है जिसके अंदर सब उसी की तरह है और वह सब बड़े बड़े फैमिली से आते हैं। रीति नीचे गिरी हुई थी और जब वह देखती है उसने रणधीर के कपड़ों पर काफी गिरा दी है तो वह बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। रीति डरते हुए कहती है, भाई सॉरी, वो मैं गलती से आपसे टकरा गई थी। रणधीर उसको गुस्से से देखता है और उसकी ओर झुक जाता है और गुस्से में उसके चिन को पकड़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे भाई कहने की? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? तुम सिर्फ इस घर की नौकर हो और अपनी औकात में रहो। ये बोलकर उसे छोड़ देता है और फिर वह वहां से चला जाता है। रीति उसको जाते हुए देखकर एक गहरी सांस लेती है क्योंकि अगर वह 2 सेकंड और यहाँ पर रुक जाता तो जरूर उस पर अपना हाथ उठा देता। और फिर वह वहां पर गिरी हुई कॉफी को क्लीन कर देती है और तभी उसकी नज़र ऊपर से ऊपर पड़ती है जहां से मिस्टर राठौर नीचे आ रहे होते हैं। जब वह उन्हें देखते हैं तो तुरंत वहां से उठकर किचन के अंदर चली जाती है क्योंकि वह अपने डैड से बहुत ही ज्यादा डरती थी और वो उनके सामने कभी नहीं जाती है क्योंकि उन्होंने उसे वार्निंग दिया था कि अगर वह गलती से भी उसके सामने आ गई तो वह उसे जान से मार देंगे। रीति फिर किचन से विंडो से बाहर देखती है तो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए होते हैं और सब आपस में हंसी मजाक करते हुए अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। उन सब को देखते हुए रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह अपने गले में पहने हुए लॉकेट को पढ़कर धीरे से कहती है, मॉम आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता है आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। डैड मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? मैं भी आपके साथ क्यों नहीं मर गई? वही दूसरे साइड एक जंगल के बीचों बीच एक इंसान चारों तरफ से बॉडीगार्ड से घिरा हुआ खड़ा होता है और उसके सामने एक इंसान गिड़गिड़ाते हुए कह रहा होता है, प्लीज 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 सर, एक चांस, सिर्फ एक और चांस। मैं वादा करता हूँ इस बार गलती नहीं होगी। प्लीज सर प्लीज। खून से लथपथ तकरीबन 40 या 45 साल का एक व्यक्ति अपने सामने खड़े शख्स के पैरों में पड़ा उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। वही वो लंबा चौड़ा कद काठी का, दूध सा गोरे रंग का और कंधे तक लटकते बिखरे बाल जिनमें ऊपर छोटा सा जूड़ा बना हुआ था, आंखों पर काला चश्मा और ब्लैक सूट में देखने में किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो शख्स अपनी आंखों पर चढ़ा चश्मा हल्का नीचे करते हुए कहता है, मिहिर को उसके रुद्रावतार में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। मिहिर का नाम के समान ही उसका स्वरूप भी वैसा ही था, उसके आंखों से जैसे अंगारे निकल रहे हो और उसके पैरों में पड़ा शख्स मिहिर की आंखों में देखते ही थर थर कांप रहा होता है। वही मिहिर थोड़ा सा नीचे झुककर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुझे पता है तू अपने जिंदगी की भीख अपनी मौत से मांग रहा है और तुझे क्या लगता है हाँ कि मैं तेरे कटोरे में ये भीख बड़ी ही आसानी से डाल दूंगा? और अगर तू ऐसा सोच रहा है तो ये जोक ऑफ द डे होगा। ये कहकर उसने बड़ी ही फुर्ती से अपने पैरों को घुमाकर सीधा उसके गले पर मार दिया और इतने में ही उस शख्स के गले से खून के फुवारे छूट पड़े। इतने में ही मिहिर अपने से 2 कदम की दूरी पर रखे एक कुर्सी को पैर से थोड़ा आगे करके उस पर स्टाइल से बैठते हुए पैर पर पैर रखकर चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कुराहट लिए हुए बड़े ही स्टाइल से जूते के सोल में लगे एक धारदार छुरी को सफेद बेदाग रुमाल से साफ करते हुए कहता है, मेरे नाम का अर्थ ही है सूर्य और सूर्य का काम ही होता है लोगों को अपने ताप से जलकर भस्म कर देना। ये कहकर वो पीछे की तरफ हल्का सा सर घुमाता है। उसके पीछे लगभग 10 ब्लैक मास्टीज खड़ी थी और हर एक के बाहर 2-2 शख्स पूरे तरह से काले सूट बूट में, आंखों पर काले चश्मे चढ़ाए, चेहरे पर बिना कोई भाव लाए हाथों में गन लिए हुए खड़े थे। उनमें से एक हट्टा कट्टा नौजवान 2 कदम आगे आकर, बॉस कल रात 11:15 पर आपको मिस्टर शर्मा टू नाइट क्लब में मिलेंगे और उसके साथ इसका खास आदमी राका भी वही होगा, लेकिन इतना कहकर वह थोड़ा हिचकने लगता है। मिहिर उस बॉडीगार्ड को घूरते हुए कहता है, क्या तुम भी मेरा रुद्रावतार देखना चाहते हो? मैं कितनी बार बोलूं कि मुझे 3 शब्दों से सख्त नफरत है, पहला लेकिन, दूसरा प्यार और तीसरा सबसे खास हमसफर। मिहिर के सामने इन 3 चीजों का जिक्र उसके तांडव का कारण बन सकता है। और अगर ये तांडव नहीं देखना चाहते हो तो लेकिन के आगे बढ़ सकते हो और नहीं तो लेकिन को लेकिन लगाकर उड़ा दो और जुबान पर लॉक लगा दो। अंडरस्टैंड? मिहिर के इतना कहते ही वहां सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे को देखकर मिहिर हल्का सा मुस्कुराकर, गुड, आई लाइक इट ब्रो। तो अब मिहिर के तांडव को देखने के लिए मिलते हैं आज रात 11 बजे वहां जहां हर कोई आता जाता रहता है। फिर वो उस जंगल से निकाल कर रास्ते पे आ जाता है और उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड भी आकर अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। फिर उनकी कार हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रणधीर अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब में बैठा हुआ होता है और तभी उसका दोस्त जिसका नाम रवि था वह उसके बगल में आकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा। ओ माय गॉड, ये कितना अमेजिंग है। रणधीर उसको गुस्से से देखता है और कहता है, जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो।
और तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम पूजा था और वो भी इन्हीं लोगों के फ्रेंड सर्कल की एक दोस्त थी। वह रणधीर के पास आकर उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखती है और कहती है, ओह रवि जस्ट शट अप, क्या बोल रहे हो तुम? इसने कम से कम उस लड़की को किस तो किया, तुमसे तो वो भी नहीं हो सकता है। रवि कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही इजी काम है, मैं तो उसके साथ नाइट स्पेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बैट हार गया था इसलिए इसे पनिशमेंट तो हमारी तरफ से भी मिलेगी। लेकिन उस डांस टीचर ने जो इसे पनिशमेंट दिया है वह अमेजिंग है। रणधीर गुस्से में उन सब को देखा है और वहां से चला जाता है और वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, उसे अपने लड़की होने पर भी नफरत होगी। रणधीर तेजी से क्लब से बाहर निकलता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सड़क पर चलते हुए वह अपने फोन से किसी को कॉल करता है। हेलो टाइगर, उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी। यस बॉस, उधर से एक भारी आवाज आई। उस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, अभी के अभी। कौन सी लड़की बॉस? रणधीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। फोन करते ही रणधीर ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब खेल शुरू होगा। एक लड़की तैयार होकर अपने मेंशन से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब वह लड़की पलटकर देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह स्माइल करते हुए कहती है, दादू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी तो आपको अपने रूम में होना चाहिए ना। उसकी बात सुनकर वह आदमी कहता है, मैं तो अपने रूम में था, लेकिन फिर मैंने देखा तुम इतनी रात को कहीं जा रही हो तो मैंने सोचा मैं आकर तुमसे पूछ लूँ तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। वह लड़की कहती है, दादू लेकिन घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं अनाथ आश्रम जा रही हूँ, मुझे वहाँ से कॉल आया था, शायद जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है। उसकी बात सुनकर वह आदमी कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वह लड़की उस बूढ़े इंसान को घूरते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप चुपचाप अपने रूम में जाए और जाकर आराम करिए, मैं 15 मिनट में आ जाऊंगी। वह आदमी कहता है, श्रेया बच्चा इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं होता है, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर चलो। श्रेया कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और क्या हो गया, रात हो गई है तो आपको पता है ना मैं कौन हूँ और किसकी बहन हूँ। इस पूरे मुंबई में किसी के अंदर इतनी मजाल है क्या जो मिहिर सिंह राजपूत की बहन को कोई हाथ लगा सके। उसकी बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम सिर्फ मिहिर सिंह राजपूत की बहन ही नहीं, रघुवेंद्र सिंह राजपूत की पोती भी हो। श्रेया कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आपकी प्यारी पोती हूँ, अब मैं जाऊँ। मिस्टर राघवेंद्र कहते हैं, ठीक है जाओ, लेकिन अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड को लेकर जाओ। श्रेया कहती है, दादू आप फिर से वही बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना मुझे भाई की बॉडीगार्ड सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सब चांडाल लगते हैं। उसकी बात सुनकर राघवेंद्र जी हंसने लगता, क्या कहते हैं, ठीक है फिर जल्दी आना, फिर हम तीनों साथ में मिलकर डिनर करेंगे, अपने भाई के आने से पहले आ जाना। श्रेया वहां से जाते हैं, कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद श्रेया अनाथ आश्रम के सामने अपनी कार को खड़ी करती है और फिर वह जैसे ही कार से बाहर निकाल कर अनाथ आश्रम के अंदर जाने लगती है, वैसे ही कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसको क्लोरोफॉर्म सुना देता है, जिसके चलते वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही अब श्रेया को गायब हुए पूरे 3 घंटे हो चुके होते हैं। मिस्टर रघुवेंद्र उसको कॉल लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसको कॉल भी नहीं लग रहा होता है। और जब वह अनाथ आश्रम में कॉल करके पूछते हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि अनाथ आश्रम के बाहर उसकी गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन वह अनाथ आश्रम के अंदर आई ही नहीं है। राघवेंद्र जी जब ये सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बहुत तुरंत मिहिर को कॉल लगाकर सारी बातें बता देते हैं। मिहिर अपने दादाजी की बातें सुनकर कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढता हूँ, वह वही कहीं होंगी। राघवेंद्र जी कहते हैं, मिहिर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, वहाँ कहीं नहीं मिल रही है। मैं अनाथ आश्रम के अगल बगल के सारे जगह को सर्च करवा लिया है, उसके बाद ही तुम्हें फोन किया है, इसलिए प्लीज इतनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो। मिहिर कहता है, दादी जी अटेंशन मतलब मैं उसे ढूंढ लूंगा, कुछ नहीं होगा उसे। और फिर वह अपने सारे आदमियों को शहर के चारों तरफ फैला देता है उसे ढूंढने के लिए। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में श्रेया की धीरे धीरे आंखें खुलती है। वह एक अनजान से जगह को देखकर डर जाती है और तभी उसके कानों में एक लड़के की आवाज पड़ती है जो कहता है, तो फाइनल तुम्हें होश आ ही गया। श्रेया तुरंत उस आवाज को तुरंत पहचान जाती है और अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश करते हुए कहती है, रणधीर ये तुम हो? और ये क्या मजाक है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? रणधीर उसकी बात सुनकर कहता है, मजाक नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर मजाक करने के लिए लेकर आया हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में कहती है, रणधीर देखो मजाक करना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है।
रणधीर कहता है, बेबी मेरे साथ बुरा होगा या अच्छा होगा इसकी टेंशन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम अपनी टेंशन करो और इस बात की टेंशन करो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। श्रेया जब उसकी बातें सुनती है तो उसे डर लगने लगता है, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाते भी कहती है, रणधीर मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं मिहिर सिंह राजपूत की बहन हूँ। अगर तुमने मेरी परछाई को भी हाथ लगाया ना तो मेरा भाई तुम्हारा सर काट देगा। रणधीर कहता है, लगता है तुम अपने भाई को कुछ ज्यादा ही बड़ा 30 मार खान समझती हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, इसलिए अब तुम अभी फिक्र करो। इतना बोलने के साथ ही वह श्रेया के सामने आ जाता है और फिर बिना वक्त कमाए उसके ऊपर हावी हो जाता है और वह वहां पर सिर्फ श्रेया की चिल्लाने की आवाज गुज रही थी। 2 घंटे बाद श्रेया अपने लड़का आते हैं कदमों से रोड के किनारे चल रही होती है, उसकी आंखें खून की तरह लाल होती है, उसके गलों पर थप्पड़ के निशान होते हैं, उसके लिप्स के किनारे से खून बह रहा होता है, उसके कपड़े जगह जगह से फटे होते हैं और वह एक बेजान लाश की तरह रोड पर चल रही होती है। और तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है और उसके अंदर से मिहिर बाहर निकलता है और वह दौड़ते हुए श्रेया के पास आता है और कहता है, श्रेया अपना फोन और अपनी कार अनाथ आश्रम के बाहर छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज्यादा डर गया था। वह इतना बोल ही रहा होता है कि तभी श्रेया बेहोश होकर पीछे की तरफ गिरने लगती है। उसको गिरता हुआ देखकर मिहिर जल्दी से आगे बढ़ाकर उसे थाम लेता है और तभी रोड के किनारे लगी हुई लाइट की रोशनी श्रेया के चेहरे पर पड़ती है और जब मिहिर श्रेया की ऐसी हालत देखता है वह बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, मानो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। अपने हाथों में बेहोश पड़ी श्रेया की हालत देखकर मिहिर के अंदर गुस्से और दर्द का एक तूफान उठता है। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग जल उठती है। उसने तुरंत श्रेया को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ा। अमन, अस्पताल ले चलो अभी के अभी। मिहिर गाड़ी में बैठते ही अपने ड्राइवर को चीखकर आदेश देता है। गाड़ी पूरे शहर की सड़कों को चीरती हुई हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ी। पीछे बैठा मिहिर श्रेया का हाथ थामे हुए उसके चेहरे को देख रहा था। हर चोट, हर खरोंच उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी। 15 मिनट बाद सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर, मिहिर ने हॉस्पिटल में घुसते ही चिल्लाया, मेरी बहन को कुछ हो नहीं चाहिए, जल्दी करो। डॉक्टर्स और नर्सेस तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए और श्रेया को आईसीयू में ले गए। मिहिर वहीं खड़ा रह गया, उसकी मुठियां भिंची हुई थी, आंखों में अंगारे जल रहे थे। 30 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। मिहिर फौरन उनकी तरफ लपका, कैसी है मेरी बहन? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उसे बहुत बुरी तरह मारा गया है। और क्या? मिहिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉक्टर ने सिर झुका लिया, हमें शक है कि उसके साथ। मिहिर का शरीर ठंडा पड़ गया, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। कौन था? उसकी आवाज भारी और खतरनाक थी। किसने किया ये सब? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 मिनट बाद मिहिर ने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। मोहित, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, शहर के हर कोने में अपने आदमी भेजो। मुझे वो इंसान जिंदा चाहिए जो मेरी बहन के इस हालात का जिम्मेदार है, लेकिन जब तक वो मेरे पास आए उसे इतनी तकलीफ होनी चाहिए कि हर सांस उसके लिए सजा बन जाए। फोन करते ही मिहिर ने हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदला। कुछ देर बाद मिहिर और राघवेंद्र जी श्रेया के सामने खड़े होते हैं। राघवेंद्र जी श्रेया को ही देख रहे होते हैं और उसके आंखों में आंसू होता है। वही मिहिर अभी भी एक पुतले की तरह अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और वह अपनी बहन को देख रहा था जो बिना किसी इमोशन के लेटी हुई थी। श्रेया को ऐसे देखकर मिहिर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह बहुत ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके वहां पर खड़ा था और वह बस इस इंतजार में था कि उसे एक बार बस पता चल जाए कि वह इंसान कौन है तो वह उसे जान से मार दे। मिहिर फिर राघवेंद्र जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, दादाजी आप श्रेया को लेकर मेंशन चले जाएं, मैं वहां पर अपने आदमियों से बोलकर डॉक्टर का इंतजाम करवा दे रहा हूं, आप इसलिए का मेरी बॉडीगार्ड के साथ घर चले जाए। उसकी बातें सुनकर राघवेंद्र जी कहते हैं, और तुम कहाँ जा रहे हो? मिहिर गुस्से में कहता है, उन सबके किए की सजा देने जिसकी वजह से मेरी बहन की यह हालत हुई है, मैं उन सब कुछ जान से मार डालूंगा। राघवेंद्र जी कहते हैं, मिहिर प्लीज अभी शांत हो जाओ, क्योंकि अभी हमें श्रेया को संभालना होगा, हम बाकी चीज बाद में देखेंगे। मिहिर गुस्से में कहता है, बिल्कुल भी नहीं दादी जी, मुझे उन सबको करने के बाद ही सुकून मिलेगी। उनकी हिम्मत कैसे हो मेरे सिस्टर के साथ ऐसा करने की। राघवेंद्र जी उसे किसी तरह से शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिहिर साथ होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह अपना फोन निकाल एक कॉल करता है।
मोहित अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे है, मुझे 1 घंटे के अंदर उन सब के बारे में जानना है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, लेकिन मुझे जानना है कि ये किसने किया, क्योंकि मैं अब सिर्फ उन सबको मार हुआ देखना चाहता हूँ। मोहित कहता है, बॉस पहले आप शांत हो जाओ, मैं 1 घंटे के अंदर ही उसे इंसान का पता आपके सामने लाकर रख दूंगा। थोड़ी देर बाद वो सब श्रेया को लेकर राजपूत मेंशन आगे होते हैं और श्रेया को उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया होता है। और तभी वहां पर एक लेडीज डॉक्टर आती है और कहती है, मुझे इनको वापस से चेक करना होगा क्योंकि आपसे मैं इनका ध्यान रखने वाली हूँ, इसलिए कि आप लोग कुछ टाइम के लिए बाहर जाएंगे। उसकी बात मानकर सारे लोग बाहर चले जाते हैं। वह डॉक्टर श्रेया को अच्छे से चेक करती है और 20 मिनट बाद रूम से बाहर आकर मिहिर और उसके दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है, सबसे पहले आप लोगों को शांत रहना होगा क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है उन्हें। आप लोगों कौन है बहुत ही अच्छे तरीके से संभालना होगा और इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे कोई सवाल मत करिएगा जब वो होश में आएगी तब, क्योंकि जो उनके बॉडी पर घाव लगा हुआ है उन सारी चोटों को तो मैं ट्रीट कर सकती हूँ, लेकिन जो उनके रूप को चोट लगी है उसे मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ होने के बाद उनका मेंटल स्टेट कैसा होगा ये अभी हम नहीं बता सकते, अब उसमें होश में आने के बाद ही पता चलेगा। मिहिर कहता है, ठीक है, फिर जब तक वो होश में नहीं आ जाती है आप यहीं पर रहिए। वह डॉक्टर कहती है, लेकिन मैं, वह इतना बोली ही होती है कि तभी मिहिर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है। उसकी गुस्से वाली नज़र अपने ऊपर फील करके वह डॉक्टर चुप हो जाती है। मिहिर फिर अपने दादाजी की तरफ देखता है और कहता है, दादाजी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वह वहाँ से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है। वही राघवेंद्र जी अपने आप को संभालते हैं और श्रेया के पास में उसके बेड पर जाकर बैठ जाते हैं और श्रेया के हालात को देखने लगते हैं। श्रेया के सर पर बैंडेज बना हुआ होता है, उसके लिप्स के किनारे चोट लगा हुआ है, उसके गले पर भी कई जगह बाइट मार्क होते हैं। श्रेया की ऐसी हालत देखकर राघवेंद्र जी को रोना आ रहा होता है, लेकिन वह अपने आप को किसी तरह से रोने से रोक रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखों से आंसू गिर ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में सारे लोग हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं और तभी वहां पर एक 23 साल की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है और वह आते ही मिसेज राठौर को गले से लगा लेती है और कहती है, मॉम कल मेरा बर्थडे है, आप भूल गई है क्या इस बात को। तभी मिस्टर राठौर सीढ़ियों से उतरते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं प्रिंसेस, मुझे अच्छे से याद है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं कल तुम्हारे बर्थडे पर एक बहुत बड़ी पार्टी भी रखी हुई है, इसलिए तुम कल अपने बर्थडे पार्टी में क्या पहनने वाली हो इस चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट करो। उसकी बात सुनकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह जाकर उसको अपने गले से लगा लेते और कहती है, थैंक यू सो मच डैड। तो चलिए जान लेते हैं पहले अपने कैरेक्टर्स के बारे में। मिहिर सिंह राजपूत, हाइट 6 फुट 2 इंच, फेयर स्किन, चेहरे पर शेव बियर्ड, एक कान में ब्लैक कलर की छोटी सी ईयरिंग और ऊपर से उसकी ग्रे कलर की आईज थी जो कि किसी को भी मिसमेरे से कर दे ऐसी थी। उसका वह बेदाग गोरा सख्त चेहरा किसी भी लड़की को उसके ऊपर फिदा होने से रोक नहीं सकता था। वह सच में काफी ज्यादा हैंडसम था, कातिलाना हैंडसम, किसी ग्रीक गॉड से कम हैंडसम नहीं था। और यह एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है, साथ में एक माफिया लॉर्ड भी। रीति राठौर, हाइट 5.2 इंच, दूध से भी ज्यादा गोरी, हेजल ग्रीन कलर की आंखें और इनकी लिप्स के नीचे एक छोटा सा काला तिल है जो इनको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। उनकी उम्र 17 साल है। ये बहुत ही ज्यादा मासूम है और इन्हें बाहर की दुनिया अभी तक नहीं देखती है। उनकी पूरी दुनिया उनकी छोटी सी कमरे के अंदर ही बसती है। कहने को तो ये राठौर खानदान की छोटी बेटी है, बट रियलिटी में उस घर में रीति की औकात एक नौकर से भी ज्यादा काम है। श्रेया सिंह राजपूत, उम्र 24 साल, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यह एक फैशन डिजाइनर है और साथ में अनाथ आश्रम के बच्चों को डांस करना सिखाती है। रणधीर राठौर, उम्र 26 साल, हाइट 5'9", गोरा रंग, काली गहरी आंखें, दिखने में ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए भी। उनके घर वालों ने इनको अपने सर पर चढ़ा के रखा है। दिति राठौर, राठौर खानदान की बड़ी बेटी, ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इस बात का इनको बहुत ही ज्यादा घमंड है। उनकी उम्र 23 साल है और ये भी कॉलेज में है। धर्मेंद्र राठौर और सुनीता राठौर इनकी मॉम डैड है। राजपूत मेंशन, श्रेया अभी भी बेहोश थी। कमरे में सिर्फ उसकी धीमी सांसों की आवाज थी। राघवेंद्र जी उसके पास बैठे थे, लेकिन उनके मन में कई तरह की उथल पुथल चल रही थी। उनके लिए अपनी पोती को इस हाल में देखना असहनीय था। तभी कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और एक नौकरानी चुपचाप चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। उसने धीरे से ट्रे टेबल पर रखी और बोली, दादाजी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम चाय तो पी लीजिए।
राघवेंद्र जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस श्रेया के माथे पर हाथ फेरते रहे। नौकरानी चुपचाप वहां से चली गई। दूसरी तरफ मिहिर का कारवां अंधेरी रात में सरपट दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं, आंखें खून से लाल हो रही थीं। वह अब तक सिर्फ बिजनेसमैन और माफिया लीडर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज उसकी बहन की हालत ने उसके अंदर का असली शैतान जगा दिया था। कार के अंदर बैठे हुए उसने अपने फोन पर मैसेज देखा, बॉस, हमने कुछ लोगों को ट्रैक कर लिया है, आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। मिहिर के होठों पर हल्की सी कातिलाना मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ बदला जल रहा था। राठौर मेंशन। रीति अभी भी अपनी बर्थडे पार्टी की तैयारियों में लगी थी। वह बहुत खुश थी, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ यही दिन था जब उसे मेंशन के पीछे गार्डन में जाने की इजाज़त मिलती थी, और वह इस चीज़ के लिए अपनी बहन के बर्थडे बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए सही लेकिन वह खुला आसमान तो देख सकती थी। उधर रणधीर अपने दोस्तों के साथ हॉल में बैठा था। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। देखो, इस बार पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और हाँ, कुछ स्पेशल इंतजाम भी करना है। उसकी बातों में एक अजीब सी रहस्यमयी चालाकी थी। रात के 2 बजे एक सुनसान जगह मिहिर की कार एक पुराने गोदाम के सामने आकर रुकी। उसके बॉडीगार्ड्स पहले से वहां मौजूद थे। जैसे ही मिहिर कार से उतरा, मोहित उसके पास आया और धीरे से फुसफुसाया, बॉस, ये वही लोग हैं, हमने पूरी छानबीन कर ली है। मिहिर ने ठंडी नजरों से सामने देखा। कुछ लोग रस्सियों से बंधे हुए जमीन पर बैठे थे, उनके चेहरे डर से सफेद हो चुके थे। मिहिर आगे बढ़ा और एक आदमी के बालों को पकड़कर जबरदस्ती उसका चेहरा ऊपर किया। तुम्हें पता था तुमने किसकी बहन को हाथ लगाया? उस आदमी ने कांपते हुए कहा, साहब, हमसे गलती हो गई, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन मिहिर को माफी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपना गन निकाला और ठंडी आवाज में बोला, गलती की थी न, अब इसकी सजा भी भुगतो। गोदाम में गूंजती एक गोली की आवाज ने सबकी रूह कंपा दी। मिहिर फिर मोहित की आंखों में देखते हुए कहता है, इन लोगों में से कोई भी मेरी बहन का गुनहगार नहीं है, बल्कि वह कोई और ही है। उसने खुद को बचाने के लिए लोगों को आगे किया है, ताकि हम लोग इन लोगों को असली गुनहगार समझकर उसे छोड़ दें। मोहित मिहिर की बात सुनकर कहता है, इनमें से कोई भी उनका गुनहगार नहीं था, तो फिर आपने इन्हें मारा क्यों? और आपको कैसे पता कि ये लोग वो नहीं है? मिहिर कहता है, ताकि वो बेफिक्र हो जाए, उससे ये लगे कि वह अपनी चाल में कामयाब हो गया है। और वैसे भी ये लोग मेरी बहन के गुनाह में जरूर शामिल नहीं थे, लेकिन बाकियों के गुनाह हमें तो जरूर शामिल थे। और रही बात मुझे कैसे पता चले की, तो जैसे ही मैंने अपनी बहन कहा था, इन लोगों के चेहरे पर एक कन्फ्यूजन था। मतलब इन्हें हमारे सामने आने से पहले बताया ही नहीं गया था कि इन्हें हमारे सामने आकर किस गुनाह की सजा लेनी है। राघवेंद्र जी जब कुछ टाइम बाथरूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं श्रेया ने अपनी आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखों के कोने से आंसू नीचे हैं। राघवेंद्र जी जब यहाँ देखते हैं तो उसके पास जाते हैं और उसको हक कर लेते हैं, लेकिन श्रेया न ही अपने दादू को हक करती है और ना कि कोई रिएक्शन देती है। राघवेंद्र जी जब इस चीज को नोटिस करते हैं कि श्रेया कुछ नहीं बोल रही है, तो वह उससे दूर होते हैं और श्रेया के फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, श्रेया तुम ठीक हो ना बेटा? उसकी बात सुनकर भी श्रेया कोई रिएक्शन नहीं देती है और नहीं कुछ बोलती है। ये देखकर राघवेंद्र जी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, श्रेया मुझसे बात करो बेटा। श्रेया तब पर भी कुछ नहीं बोलती है, बस उसके आंखों की कोने से आंसू गिर गए होते हैं। ये देखकर राघवेंद्र जी बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और वह जल्दी से उस रूम से निकल जाते हैं और गार्ड से कहते हैं, जल्दी से उस डॉक्टर को लेकर आओ। और फिर वह मिहिर को कॉल करते हैं और कहते हैं, मिहिर जल्दी से घर जाओ। थोड़ी देर बाद मिहिर भागते हुए श्रेया के रूम में इंटर करता है। वहां पर डॉक्टर और राघवेंद्र जी पहले से ही मौजूद होते हैं। डॉक्टर उसे चेक कर रही होती है और उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, और वही राघवेंद्र जी एक कोने में खड़े होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और वही श्रेया एक जिंदा लाश की तरह अपने बेड पर लेटी हुई होती है। उसके चेहरे पर ना किसी तरह के इमोशन थे और नहीं कोई रिएक्शन। राघवेंद्र जी जब मिहिर को देखते हैं तो वह उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, श्रेया को देखो ना, मिहिर क्या हो गया है? वो कुछ भी नहीं बोल रही है। मिहिर अपने दादाजी को संभालता है और फिर वह श्रेया के पास जाता है। वही श्रेया जैसे ही मिहिर को देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मिहिर जल्दी श्रेया को हक कर लेता है और कहता है, बच्चा प्लीज रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। श्रेया भी अपने भाई को हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है, और वह ऐसे ही काफी देर तक रोती रहती है। उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर मिहिर डॉक्टर को उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का इशारा कर देता है, जिसे वह डॉक्टर तुरंत श्रेया को लगा देती है, जिससे श्रेया वापस से बेहोश हो जाती है।
मिहिर फिर श्रेया को अच्छे से बेड पर सुलाता है और उसको कवर कर देता है और तभी डॉक्टर कहती है, इनकी मेंटल स्टेट बहुत ही खराब हो चुकी। इनके दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा असर हुआ है इस चीज़ का। इसलिए आप सबको इन्हें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा। आपको बहुत पसंद रखना होगा और कोई भी उनके सामने इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा और इनका बहुत ही खास ध्यान रखिएगा। और अब आप लोगों को ही इनको उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना, क्योंकि यह ना ही कुछ बोल रही है और ना ही कुछ बता रही है। और फिर वह बहुत सारी मेडिसिन सब्सक्राइब करके वहाँ से चली जाती है। मिहिर श्रेया की तरफ देखता है और फिर वह भी उस रूम से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर रणधीर भागते हुए अपने घर आता है और आते ही अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है। कहता है, मॉम मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने कर दी। सुनीता राठौर उसका हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में ले जाती है और कहती है, अब बताओ मुझे तुमने क्या किया है। रणधीर फिर सारी बातें अपनी मॉम को बता देता है, जिसे सुनने के बाद वह अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या कर दिया। तुमने मिहिर सिंह राजपूत से पंगा लिया इस बार। तुम्हें पता है वो एक नरक के जल्लाद से भी ज़्यादा बुरा है। अगर उसको भनक भी लग गई कि ये सब तुमने किया है तो वह तुम्हें काट कर रख देगा। और फिर वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है। कहती है, जल्दी से जाओ और अपनी पैकिंग स्टार्ट करो, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हो। रणधीर कहता है, लेकिन मॉम मैं कहाँ जा रहा हूँ और आप मुझे भेजी क्यों नहीं है। आप कोई और रास्ता देख मुझे इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। सुनीता राठौर कहती है, इस वक्त मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनाई है। इस वक्त तुम वही करोगे जो मैं बोलूँगी, इसलिए जाओ अपनी पैकिंग स्टार्ट करो, मैं तुम्हें यहाँ से सेफ्टी से निकलने का बंदोबस्त करती हूँ। रणधीर कहता है, मॉम वो सिर्फ एक नॉर्मल सी डांस टीचर ही तो है जो अनाथ आश्रम के बच्चों को डांस सिखाती है। उसके साथ मैंने बस थोड़ा सा एंजॉय किया है। उसका मिहिर सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप डरना बंद करिए। वह इतना बोल ही रहा होता है कि तभी कोई उसको खींचकर एक थप्पड़ लगा देता है और वहाँ थप्पड़ लगाने वाला कोई और नहीं उसके डैड धर्मेंद्र राठौर होते हैं। और फिर धर्मेंद्र राठौर कहते हैं, क्या कहा तुमने नॉर्मल सी डांस टीचर है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम नहीं जानते वो कौन है, और अगर तुम्हें ये सारी चीज़ करनी ही थी तो तुम बार में चले जाते या फिर अपने लिए किसी और लड़की को ढूंढ लेते। तुम्हें वही लड़की मिली थी। सुनीता जी धर्मेंद्र जी को शांत करवाते हुए कहती है, चिल्लाना बंद करें और पहले शानदार चाहिए और यह सोचिए अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब गलती हमारी बेटे से हो गई है तो हम इसे फंसने तो नहीं दे सकते ना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता वह कुछ करेगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी करने की सोची तो उसकी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया वाले को पता चल जाएगी उसकी बहन के साथ क्या हुआ और फिर उसकी बहन किसी को अपना फेस दिखाने लायक नहीं रहेगी, इसलिए वह कुछ नहीं करेगा। और अब हमें इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने बेटे को यहाँ से निकलना है। धर्मेंद्र जी कहते हैं, शायद तुम उसे अच्छे से जानती नहीं हो। वो जितना साथ है समझ लो वह उतना ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। वो बर्बाद करके रख देगा हमारी फैमिली को। और मुझे तो लगता है वह अपने कांटेक्ट के जरिए अभी तक पता भी कर लिया होगा कि उसके बहन के साथ यह सारी चीज़ करने वाला कौन है। उनकी बातें सुनकर सुनीता जी कहती है, उसका गुणगान गाना बंद करो और अपने बेटे को यहाँ से आज ही रात को निकालने का बंदोबस्त करो। धर्मेंद्र राठौर ने सुनीता की तरफ गहरी नज़रों से देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, अगर हमें इसे बचाना है तो जल्द से जल्द निकलना होगा। मैं कुछ ट्रस्टेड लोगों से बात करता हूँ। सुनीता ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत अपने फ़ोन पर किसी को कॉल करने लगी। उधर मिहिर का गुस्सा। श्रेया को बेहोश करने के बाद भी मिहिर के अंदर बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वह बाहर लॉन में तेज कदमों से टहल रहा था। उसका खून खौल रहा था, आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तभी राघवेंद्र जी वहां आए और मिहिर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जो करना है सोच समझ कर करना। गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हमें और दिक्कत हो। मिहिर ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, दादू, जिसने भी मेरी बहन को तकलीफ दी है मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। राघवेंद्र जी उसकी आंखों में देख रहे थे। उन्हें मिहिर के गुस्से की गहराई का अंदाजा था, लेकिन वह जानते थे कि अब उसे रोकना नामुमकिन था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मिहिर श्रेया के रूम में ही बैठा होता है और तभी श्रेया धीरे से अपनी आंखें खोलती है। मिहिर जब ये देखता है तो जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, बच्चा तुम ठीक तो हो ना। लेकिन श्रेया फिर से कुछ नहीं बोलती है। मिहिर अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर डर जाता है और कहता है, बच्चा प्लीज़ एक बार बोलो ना, प्लीज़ श्रेया कुछ तो बोलो।
श्रेया इस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। मिहिर फिर एक गहरी सांस लेता है और फिर बाथरूम में जाकर एक जिला टॉवल और एक छोटे से टब में पानी लाता है और फिर वह उसकी फेस को अच्छे से क्लीन करवाता है और एक नौकरानी से कुछ खाने के लिए लाने को बोलता है। फिर वह उस नौकरानी के हाथ से खाना ले लेता है और कहता है, श्रेया कुछ खा लो। श्रेया उसकी बात सुनकर अपना फेस दूसरे साइड करके वापस से लेटने लगती है, लेकिन तभी मिहिर उसको रोक लेता है और कहता है, प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, प्लीज श्रेया। श्रेया फिर इस बार चुपचाप से उसके हाथों से खाना खाने लगती है। मिहिर उसको खाना खिलाकर उसके फेस को वापस से क्लीन करता है और उसे मेडिसिन निकाल कर खिला है और फिर उसको सुलाकर वहां से चला जाता है। और फिर ऐसे ही करके 5 दिन निकल जाता है, जिससे राठौर फैमिली भी एकदम नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इतने दिन हो गए थे और कुछ भी नहीं हुआ था। और राघवेंद्र जी को भी यही लगता था कि मिहिर श्रेया की आने वाली अच्छी जिंदगी के लिए वह इस चीज़ को दुनिया वालों को नज़रों से छुपाना चाहता है, इसलिए वह कुछ नहीं कर रहा है और उनको भी यही सही लगता है। लेकिन एक बात न ही राठौर फैमिली को और न ही राघवेंद्र जी को पता थी कि ये शांति सिर्फ एक ऐसे तूफान के आने की पहले शांति थी जिस तूफान में कई लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली थी। राठौर मेंशन में सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी उनको अपने में गेट से शोर की आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से ही उनके घर के अंदर बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वह अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। और तभी उस सब के बीच में से चलता हुआ मिहिर अपने हाथ में गन अंदर आता है और मिस्टर राठौर को ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बेटी दिति राठौर से शादी करना चाहता हूं, और हाँ, तुम अपनी बेटी की शादी मुझे करवाने से मन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली और उनके नाम को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर राठौर की आंखें क्रोध और हैरानी से फैल गईं। उनके बाकी परिवार के सदस्य भी डर और चिंता से मिहिर को देखने लगे। मिसेज राठौर घबराकर अपने पति की ओर देखती है और शांत रहने की कोशिश कर रही थी। राठौर मेंशन के नौकर और गार्ड भी स्तब्ध थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। मिहिर का आत्मविश्वास और उसके चारों ओर खड़े बॉडीगार्ड्स की उपस्थिति किसी को भी विरोध करने से रोक रही थी। मिस्टर राठौर ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोले, मिहिर, यह कोई बिजनेस डील नहीं है जो तुम्हारी धमकियों से मान ली जाएगी। शादी 2 दिलों का बंधन होता है, जबरदस्ती का सौदा नहीं। मिहिर हल्का सा हंसा, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मिस्टर राठौर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी गन उनकी ओर उठाए और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बिजनेस के उसूल मत सिखाओ मिस्टर राठौर, मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल करना भी जानता हूँ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सिर्फ तुम्हारी फैमिली का नाम ही नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी की इज्जत और तुम्हारा पूरा साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाएगा। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है या तुम्हारी इज्जत, क्योंकि अगर तुमने इस रिश्ते से मना किया तो मैं भी तुम्हारी बेटी के साथ वही करूंगा जो तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन के साथ किया। मैंने तो फिर भी अपनी बहन को बचा लिया, लेकिन तुम अपनी बेटी की इज्जत नीलम होने से नहीं बचा पाओगे। मैं तुम्हें 20 मिनट का टाइम देता हूँ, 20 मिनट के अंदर अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आ जाओ। मैं अपने साथ लॉयर्स को भी लेकर आया हूँ, बस उसे यहाँ आकर पेपर पर सिग्नेचर करना है। थोड़ी देर बाद मिस्टर राठौर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दुल्हन के जोड़े में हॉल के बीचों बीच खड़ी होती है, और तभी उस लड़की के पास आकर मिसेज राठौर खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है, चुपचाप से वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। वैसे भी मेरा बेटा मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, उसके लिए मैं किसी की भी बलि चढ़ा सकती हूँ, अपनी बेटी की भी। और फिर वह दिति का हाथ पकड़ती है काशकर, और उसके बाद वह उसको मिहिर के सामने लाकर खड़ा कर देती है। मिहिर दिति को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, इसके चेहरे पर घूंघट क्यों है? मिसेज राठौर रोते हुए कहती है, क्योंकि ये मेरा सपना था अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखने का, और हमारे घर का रिवाज भी है। भले ये शादी हमारी मर्जी से नहीं जबरदस्ती से हो रही है, लेकिन फिर भी हम अपने रस्मों रिवाजों को तो नहीं छोड़ सकते ना। फिर मिहिर अपने लॉयर को पेपर लाने के लिए कहता है, वह लॉयर पेपर लेकर आता है। मिहिर उस पर सिग्नेचर कर देता है, उसके बाद दिति भी उस पेपर पर सिग्नेचर कर देती है, और उनकी शादी वैसे ही कंप्लीट हो जाती है, बिना सिंदूर बिना मंगलसूत्र के। जैसे ही शादी कंप्लीट होती है वैसे ही मिसेज राठौर एक चैन की सांस लेती है। तभी वह मिस्टर राठौर की नज़र अपने ऊपर फील करती है, जिसे देखकर वह कहती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? धर्मेंद्र राठौर कहते हैं, सुनीता, तुम्हें लगता है तुमने जो किया वह सही है? सुनीता जी कहती है, हाँ, मैंने बिल्कुल सही किया है। आप नहीं जानते, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर वह क्या करता, और अगर अब वह कुछ करता भी है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे मैंने तो आपकी परेशानी को ही आपसे दूर किया है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
धर्मेंद्र राठौर उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलते हैं बल्कि स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, लेकिन सुनीता अगर उसे सच्चाई पता चल गई और वह गुस्सा हो गया तो? सुनीता जी स्माइल करती है और कहती है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, वो गुस्सा हो या ना हो। वैसे भी अब वो हमसे कुछ भी नहीं ले सकता, अब वो जो करेगा दिति के साथ करेगा, क्योंकि वो हमारे सामने से बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने दिति से शादी करने के लिए कहा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी, उसे अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करने दूंगी। और फिर वह दिति के पास जाती है और मिहिर की तरफ स्माइल करते हुए देखती है और कहती है, मिस्टर राजपूत हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिहिर उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखता है बल्कि वह दिति का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर के निकल जाता है। मिहिर जैसे ही अपनी कार में बैठने वाला होता है वैसे ही उसके पास उसके दादाजी की कॉल आती है और वह घबराई हुई आवाज में कहते हैं, मिहिर जल्दी से घर आओ, श्रेया को फिर से पैनिक अटैक आया है। मिहिर कहता है, उसका ध्यान रखिए दादाजी, मैं भी वहां पर पहुंचता हूं। उसके बाद फिर वह जल्दी से कार के अंदर बैठ जाता है और उसके पीछे दिति भी कार के अंदर बैठ जाती है और फिर ड्राइवर जल्दी से कार को स्टार्ट कर देता है। दिति डरी सहमी कार के कोने में बैठी हुई होती है, वह कुछ बोल नहीं रही होती है। मिहिर की नज़र एक पल के लिए दिति पर पड़ती है, लेकिन वह बिना कुछ कहे सामने देखने लगता है। कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और माहौल में एक अजीब सा तनाव था। थोड़ी देर बाद मिहिर फोन पर किसी से बात करने लगता है, डॉक्टर मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। हाँ प्लीज उसे संभालिए। उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी। दिति ने पहली बार गौर किया कि मिहिर, जिसने कुछ देर पहले ही उसे धमकी देकर शादी के लिए मजबूर किया था, अब किसी की चिंता में डूबा हुआ था। पर उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही मिनटों में कार एक बड़े से हवेली के गेट के अंदर दाखिल हुई। नौकर पहले से ही बाहर खड़े थे, जैसे उनका इंतजार कर रहे हों। मिहिर ने गाड़ी से उतरते ही तेजी से हवेली के अंदर कदम बढ़ाए। दिति भी धीमे कदमों से उसके पीछे चली आई। हॉल के बीचों बीच एक युवती सोफे पर बेसुध पड़ी थी और एक बुजुर्ग आदमी, शायद मिहिर के दादाजी, डॉक्टर के साथ खड़े थे। श्रेया। मिहिर लगभग दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसके चेहरे पर हाथ रखा। डॉक्टर कुछ बताइए, क्या हुआ? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, उसे फिर से पैनिक अटैक आया है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। आपको ध्यान रखना होगा कि वह किसी भी तरह के मानसिक आघात से दूर रहे। मिहिर ने गहरी सांस ली और अपने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, ये सब दोबारा क्यों हो रहा है? दादाजी ने भारी स्वर में कहा, बेटा उसकी तकलीफ इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। वह अभी भी उस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। ये सुनकर दिति की जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर श्रेया के साथ क्या हुआ था? वह सोचने लगी। मिहिर ने श्रेया की तरफ देखा और धीमे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा श्रेया। जिस तकलीफ से तुम गुजरी हो उसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब सवाल यह था, क्या ये रिश्ता सिर्फ नफरत की बुनियाद पर टिका रहेगा या कोई और सच भी सामने आएगा? थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करने के लिए। एंड इमराना मालिक, आई एम सॉरी। अब आगे। रीति मिहिर को अपने इतने करीब देखकर डर जाती है और वह धीरे धीरे पीछे होने लगती है। उसे नहीं पता था उसके साथ अब क्या होगा। वह पीछे जाते जाते बेड से टकरा जाती है और बेड पर ही गिर जाती है। वह जैसे ही बेड पर गिरती है और ज़्यादा घबरा जाती है और वह बेड पर ही पीछे क्यों खिसकने लगती है। मिहिर जब ये दिखता है तो वह डेविल सी स्माइल देता है और बेड पर आ जाता है और रीति का पैर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। इससे रीति इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। मिहिर उसको बिल्कुल अपने नीचे लेकर आता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन का ये हाल हुआ है, अब मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। वही रीति को अभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिहिर रीति के दोनों हाथों को इतना कस के पड़ा था कि वह छुड़ा नहीं पा रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मिहिर जब ये देखता है तो वह और कस के उसके हाथों को बेड पर पीन कर देता है और कहता है, शाह, अगर तुमने एक बार और इस तरह से करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितना ही तुम स्ट्रगल करोगी उतना ही ज़्यादा मैं तुम्हें और हट करूंगा, और जितना ज़्यादा मैं तुमने हट करूंगा उतना ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी। मिहिर इतना बोलकर रीति के दुपट्टे को खींचकर एक साइड फेंक देता है। रीति जब ये देखती है तो वह बहुत ही तेज से चिल्लाती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए।
वही मिहिर जब रीति की आवाज़ सुनता है तो वह उसकी फेस की तरफ देखता है और जब वह उसके फेस की तरफ देखता है तब वह बिल्कुल ही फ्रिज हो जाता है। मिहिर रीति के चेहरे को देखकर पूरी तरीके से शोक में था। मिहिर फिर रीति के चेहरे की तरफ देखा है और गुस्से में उसके दोनों हाथों को वापस से अपने एक ही हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को उसके सर के ऊपर किन कर देता है और फिर दूसरे हाथ से उसके चीन को टाइटली पकड़ता है और कहता है, बताओ मुझे कौन हो तुम? और यहाँ पर किसी और को होना चाहिए था तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिरकार तुम हो कौन? रीति उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि वह जैसे ही मिहिर की बात सुनती है उसको सुनीता जी की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उस दाइमा मार डालूंगी, जान से समझ में आया तुम्हें? ये याद आते ही रीति बुरी तरह से रोने लगती है, वह बस रोए जा रही होती है। मिहिर उसके चीन को और टाइटली प्रेस करता है और गुस्से से कहता है, बताओ मुझे कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन रीति फिर भी कुछ नहीं बोलती है, वह बस साइलेंटली रोए जा रही थी। ये देखकर मिहिर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह अपना हाथ उसके ऊपर उठते ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र फिर से रीति के चेहरे पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा मासूम देख रही होती है। उसके चिक्स और नोज रोने की वजह से लाल पड़ गया होता है, उसके बाद भी वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, साथ में मासूम भी। मिहिर का हाथ वहीं पर रुक जाता है, रीति का रोता हुआ फेस उसके गुस्से को शांत कर रहा था। रीति उसको इस वक्त एक छोटी सी बिल्ली की तरह लग रही थी जो काफी ज्यादा डरी सहमी थी। वही रीति की आंखें बंद थी और उसके आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे और वह खुद को छुड़ाने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन जब वह फील करती है मिहिर कुछ नहीं बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है और वह जैसे ही मिहिर के चेहरे को दिखती है वह शिविर करने लगती है क्योंकि मिहिर के फेस पर इस वक्त ब्लड लगा हुआ था और ब्लड लगने की वजह से रीति को मिहिर का फेस बहुत ही ज्यादा स्केरी लग रहा था। रीति पहले से ही डरी हुई थी लेकिन वह उसके फेस को देखकर और ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, प्लीज प्लीज मुझे कुछ भी नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, दाई माँ आप कहाँ हो? प्लीज दाई माँ मुझे बचा लीजिए। रीति को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर मिहिर अपने सेंस में वापस आता है और रीति के फेस की तरह दिखता है और तभी उसकी नज़र रीति के चिक्स पर पड़ती है जो बुरी तरीके से रेड हो चुका था और वहां पर स्वेलिंग भी लग रही थी क्योंकि आंसू की वजह से रीति के फेस पर जो मेकअप किया गया था वह मेकअप है चुका था। अब उसकी क्लियर स्किन शो हो रही थी और उसकी फेस पर काफी ज्यादा चोटों के निशान दिख रहे थे। मिहिर ये देखकर पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और वह रीति के फेस पर अपने एक हाथ को लेकर जाता है और उसके चोट को हल्के से टच करता है। वह जैसे ही उसके चोट को टच करता है रीति बहुत ही तेज से चिल्लाती है। मिहिर फिर रीति को तुरंत छोड़ देता है और उसे ध्यान से देखने लगता है, तब उसका ध्यान रीति के और चोटों पर जाती है। मिहिर जब देखकर पूरी तरफ से शॉक था। वही रीति जब देखती है मिहिर ने उसे छोड़ दिया है तो वह तुरंत बिल से उतर जाती है और उनके एक कोने में जाकर बैठ जाती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे मत मरना प्लीज। मिहिर जब ये सुनता है तब उसको अपनी सिस्टर की याद आ जाती है जिससे वह कस के अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उस रूम से तुरंत ही बाहर निकल जाता है और डोर को बंद कर देता है। वही रीति अभी भी उस कोने में बैठी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी और कह रही है, दाई माँ प्लीज आइए ना, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए दाई माँ। वह इसी तरफ अपने आप को हकिए काफी देर तक रोती रहती है और रोते रोते ही वह उसी तरह उसी फ्लो पर अब सो जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता। नोट इक्वल्स अगर आप लोग चाहते हो कल मैं और ज़्यादा ट्विस्ट लेकर आऊँ तो कम से कम 7 कमेंट कर देना। आप सब एक अच्छे बच्चे की तरह, नहीं तो ये शैतान बच्चा गुस्सा हो जाएगा और फिर कल चैप्टर में कंजूसी कर देगा। अब आगे मिहिर जैसे ही अपने रूम से बाहर आया था वह जल्दी से अपने घर के हॉल में चला जाता है। हॉल में उसके दादाजी ऑलरेडी बैठे हुए थे। वह जैसे ही मिहिर को वहां पर देखते हैं तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मिहिर तुमने उसे हद तो नहीं किया ना? मिहिर प्लीज मुझे बताओ, मुझे अभी तुम्हारे कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मिहिर बताओ मुझे, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया होगा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मिहिर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, दादाजी मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं उन राठौड़स जितना घटिया नहीं हूँ। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। वही उसकी बातें सुनकर राघवेंद्र जी एक गहरी सांस लेते हैं और वही सोफे पर बैठ जाते हैं और तभी तुरंत खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, मुझे रूम में जाना चाहिए मिहिर के। इतना बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन कुछ दूर चल के वह फिर रुक जाते हैं कुछ सोचकर।
क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और रात के वक्त किसी के रूम में जाना उन्हें सही नहीं लग रहा था, इसलिए वह वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। वही मिहिर बाहर निकालते ही मोहित को कॉल करता है। मोहित भी 2 रिंग के बाद तुरंत कॉल को उठा लेता है और गुस्से से गाली देते हुए कहता है, अबे कुत्ते, इस वक्त मैं तेरा असिस्टेंट नहीं हूँ जो तुम मुझे कॉल करके परेशान कर रहा है। चुपचाप से कल सुबह मुझे कॉल करना, फिलहाल के लिए मुझे आराम करने दे। मिहिर गुस्से से कहता है, मुझे पता है इस वक्त मैं असिस्टेंट नहीं बल्कि दोस्त है, लेकिन अगर तुम्हें अपने असिस्टेंट वाले काम नहीं किया तो कल तुझे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। मोहित उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने तेरा असिस्टेंट बनने के लिए हाँ करी थी। वैसे अब मैंने कॉल उठा ही लिया है तो बता दे किस लिए कॉल किया है। मिहिर फिर उससे काशी देर बातें करता है और फिर कहता है, मुझे पता करके बताओ वह कौन है और वो राठौड़ की बेटी की जगह पर क्या कर रही है। मोहित उसकी बातें सुनकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैं किसी को बोलता हूँ पता करने के लिए। फिलहाल कि तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे, कल ऑफिस भी जाना है मुझे। नेक्स्ट मॉर्निंग मिहिर सारी रात हाल में ही बिता देता है अपने दादाजी को उनके रूम में छोड़ने के बाद। फिर सुबह सबके उठने से पहले वह अपने रूम में आ जाता है। वह ऊपर जाकर धीरे से अपने रूम कार्ड और ओपन करता है और अपनी नज़र घुमाकर रूम में चारों तरफ देखा है, लेकिन उसे अपने रूम के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता है, जिससे वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह तुरंत रूम के अंदर एंटर कर जाता है। और तभी उसकी नज़र रूम के कोने पर जाती है जहाँ पर रीति सोए हुई थी। मिहिर फिर धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके फेस की तरफ देखने लगता है। रीति ने अपने आप को पूरी तरह से टाइटली हग किया हुआ था और वह ठंडे फर्श पर सिकुड़कर सोई हुई थी। उसकी सांसें अब भी तेज थीं और आंसू उसके गालों पर सूख चुके थे। कमरे में घना अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की रोशनी से उसका चेहरा चमक रहा था। मिहिर धीरे से उसकी फेस पर अपने हाथ को लेकर जाता है और वह जैसे ही उसकी फेस को टच करता है वह पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि रीति की बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी। मिहिर जब ये देखता है तब वह जल्दी से उसे पूरी तरीके से चेक करता है तो उसे पता चलता है रीति बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर वह जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लाकर लेटा देता है और फिर ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर करता है। मिहिर बहुत बुरी तरीके से डर गया था इस तरह रीति को देखकर। फिर वह जल्दी से अपना फ़ोन निकलता है और डॉक्टर को कॉल करके घर आने के लिए बोल देता है। डॉक्टर को कॉल करने के बाद मिहिर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रीति इस हालत में पहुंच जाएगी। उसने तुरंत कमरे के हीटर को ऑन किया और रीति के हाथों को अपने हाथों में लेकर हल्के हल्के रगड़ने लगा ताकि उसकी ठंडक कम हो सके। कुछ ही मिनटों में घर के बाहर कार के ब्रेक लगने की आवाज़ आई। मिहिर तेजी से नीचे की तरफ भागा और डॉक्टर को अंदर लेकर आया। डॉक्टर ने आते ही रीति की जांच शुरू कर दी। उसने स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कन सुनी, पल्स चेक की और फिर माथे पर हाथ रखते हुए कहा, इसका शरीर काफ़ी ठंडा हो गया है और ब्लड प्रेशर भी लो लग रहा है। ये गहरी थकान और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे एक इंजेक्शन और ग्लूकोज ड्रिप लगा देता हूँ। मिहिर की आंखें रीति के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसने पहली बार खुद को इतना परेशान महसूस किया था, खासकर किसी के लिए। जब डॉक्टर ने ड्रिप लगाने के लिए रीति का हाथ ऊपर किया तो उसकी कलाई पर गहरे निशान देखकर मिहिर के चेहरे पर गुस्से और चिंता का मिलाजुला भाव आ गया। ये निशान कैसे आए? उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने एक नज़र निशानों पर डाली और फिर मिहिर को देखा। ये काफ़ी गहरे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे रस्सी या हथकड़ी से बांधा हो। शायद ये किसी कड़े संघर्ष से गुजरी है। मिहिर की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ और गुस्सा था। उसे अब इस बात का जवाब चाहिए था कि रीति कौन थी और वो राठौड़ की बेटी की जगह यहाँ कैसे थी। डॉक्टर ने इलाज पूरा करने के बाद कहा, ये अब कुछ घंटों में होश में आ जाएगी, लेकिन इसे आराम और अच्छे खानपान की सख्त ज़रूरत है। मिहिर ने हल्के से सिर हिलाया और डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। वापस आकर उसने रीति की तरफ देखा, जो अब भी गहरी नींद में थी। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा, अगर ये राठौड़ की बेटी नहीं है तो फिर ये कौन है? और इससे भी जरूरी बात, अगर ये खुद यहाँ आए होती तो ऐसी हालत में क्यों होती? अब आगे वही राघवेंद्र जी जब मिहिर के रूम में डॉक्टर के जाते हुए देखते हैं तो वह भी उस डॉक्टर के पीछे पीछे उसके रूम में आ गए होते हैं और वह चुपचाप से पीछे खड़े होकर डॉक्टर की सारी बातों को उन्होंने सुन लिया होता है और उनको लगता है ये सब मिहिर ने ही किया है उस लड़की के साथ। लेकिन डॉक्टर के वहां पर होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं रहे थे।
तभी वह डॉक्टर मिहिर से कहती है, मिस्टर राजपूत आप जल्दी से उनके कपड़ों को चेंज कर दीजिए। मिहिर उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलता है बल्कि वह इधर उधर देखने लगता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। तभी वह डॉक्टर कहती है, मिस्टर राजपूत वैसे ये है कौन? मिहिर उस डॉक्टर की बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहता है और फिर कहता है, ये मेरी वाइफ है। वह डॉक्टर जो रीति को ग्लूकोज लगाने की तैयारी कर रही थी उसकी बात सुनकर वह रुक जाती है और वह बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगती और कहती है, क्या? मिहिर कहता है, हाँ ये मेरी वाइफ है। तभी उसे रियलाइज होता है अभी उसने क्या बोला। वही वह डॉक्टर सरप्राइज होकर मिहिर को ही देख रही होती है और फिर वह रीति के चेहरे की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, क्या ये छोटी सी बच्ची इस शैतान की बीवी है? ये क्या सुन लिया मैंने? और फिर वह रीति लिए कुछ मेडिसिन लिखती है और कहती है, ये दवाएं टाइम पर दे दीजिएगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और उनके कपड़ों को आप जल्दी से चेंज कर दीजिए वरना उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे पता था अगर वह और थोड़ी देर रुकी तो ना जाने मिहिर उससे क्या करवाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद राघवेंद्र जी मिहिर के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मिहिर ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि तुमने मिस्टर राठौर की बेटी से शादी की है, फिर ये छोटी बच्ची कौन है? मिहिर अपने दादाजी को देखता है और कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन है। राघवेंद्र जी गुस्से से कहते हैं, क्या कहा तुम्हें नहीं पता? मिहिर तुमने शादी की है इससे? मिहिर अपने दादाजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ दादाजी मैं जानता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन है। इसके फेस पर वेल लगा हुआ था और मुझे नहीं पता था वेल के पीछे ये थी। मुझे तो लगा था दिति राठौर है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार यह हुआ कैसे। और फिर वह किसी बात को सोचकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर एकदम से अपनी आंखों को खुलता है। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा था। वह गुस्सा होते हुए कहता है, मिस्टर धर्मेंद्र राठौर ये तुमने किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है तुमने ऐसा क्यों कहा था कि यह शादी तुम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हो। इतना बड़ा धोखा किया तुमने वो भी मेरे साथ, अब तुमको इसकी भी भरपाई करनी होगी। और फिर वह अपने दादाजी की तरफ देखता है और कहता है, दादाजी मुझे कुछ काम है, मुझे अभी के अभी जाना होगा। रघुवेंद्र जी उसको रोकते हुए कहते हैं, मिहिर मुझे बताओ तो सही ये हो क्या रहा है। मिहिर कहता है, दादाजी कुछ भी नहीं हो रहा है, आप टेंशन मत कर रही है, मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। मेरे साथ धोखा करने वालों को मैं सजा देकर आता हूँ। ये बोलकर वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिहिर मोहित के साथ राठौर मैंशन की तरफ जा रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग करता है और जब वह अपने फोन को देखा है तो यह फोन उसके खास आदमी का होता है। मिहिर कॉल को रिसीव करता है और कहता है, क्या हुआ? फोन पर मौजूद दूसरा आदमी कहता है, बॉस हमें वह मिल गया है, हमें क्या करना है? मिहिर कहता है, उसे मेरे अड्डे पर लेकर जाओ और उसकी अच्छी सी खातिरदारी करना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वह राठौर मैंशन पहुंच चुका था। मिहिर अपने हाथ में गन को और फिर कार से बाहर निकल जाता है। काफी सारे गार्ड उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मिहिर इससे पहले उसे घर के अंदर एंटर करता उससे पहले ही उसके सारे गार्ड घर के अंदर चले जाते हैं। सुनीता जी वही सोफे पर बैठी हुई थी और वह रणधीर को कॉल कर रही थी लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था, बार बार स्विच ऑफ ही बता रहा था। इसकी वजह से वह थोड़ी सी चिंता में भी थी। तभी वहां पर धर्मेंद्र जी भी आते हैं और कहते हैं, सुनीता क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। वह इतना बोले ही होते हैं कि तभी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जिससे देखकर सुनीता जी घबरा जाती है और कहती है, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? तभी उसकी नज़र दरवाजे पर जाते हैं जहां पर मिहिर अपने हाथ में गन लिए खड़ा था। उसको वहां पर देखने के बाद वह चुप हो जाती है। मिहिर के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा था जिससे सुनीता जी को डर भी लग रहा था लेकिन वह अपने डर को दिखाती नहीं है और कहती है, मिस्टर राजपूत आप यहाँ पर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मिहिर उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि वह चुपचाप से आकर सोफा पर बैठ जाता है और अपने गन को वही टेबल पर रख देता है और उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। सुनीता जी फिर से कहती है, मिस्टर राजपूत क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मिहिर उनकी तरफ देखता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मैंने सोचा था मैं आप सबको थोड़ा सा कम टॉर्चर करूंगा लेकिन लगता है आप सबको एक साथ टॉर्चर होने में ज़्यादा मजा आता है। सुनीता जी जब ये सुनती है तो कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर राजपूत? मिहिर जब क्या सुनता है तो अपनी गन को उठना है जो मेज पर रखी हुई थी और उसके ट्रिगर को सुनीता जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई?
सुनीता जी कहती है, मिस्टर राजपूत अभी क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिहिर खड़ा होता है और अपनी गन को सुनीता जी के सर पर रखता है और कहता है, वो लड़की कौन है? सुनीता जी कहती है, आप ये क्या बोल रहे हैं, कौन लड़की? मिहिर कहता है, मैं पूछ रहा हूँ वह लड़की कौन है जिसकी आपने मेरे साथ शादी करवाई है। अगर एक सेकंड में मुझे जवाब नहीं मिला तो ये बुलेट आपके सर के अंदर होगी। सुनीता जी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राजपूत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? मिहिर गुस्से में कहता है, एक। तभी धर्मेंद्र जी भी आगे आते हैं और कहते हैं, मिस्टर राजपूत आपकी क्या बोल रहे हैं, आपकी शादी तो मेरी बेटी से हुई थी ना। मेरी बेटी कहाँ है? मिहिर गुस्से में कहता है, ये तो आप मुझे बताएंगे कि आपकी बेटी कहाँ है, और मुझे ये भी बताए दिति की जगह शादी के जोड़ी में वह लड़की कहाँ से आई, और वह लड़की कौन है? सुनीता जी अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहती है, मिस्टर राजपूत अभी क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर तो मेरी बेटी थी, और अगर शादी के जोड़े में मेरी बेटी नहीं थी तो फिर मेरी बेटी कहाँ गई? मिहिर अपनी गन को लोड करते हुए कहता है, अगर एक सेकंड के अंदर आपने अपना ये ड्रामा बंद नहीं किया तो इसके आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। सुनीता जी कहती है, आप ये बोल रहे हैं, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहां पर दिति भागते हुए आती है और रोने हुए कहती है, मॉम देखिए ना, रीति ने मेरे साथ ही क्या किया। मिहिर तो दिति को वहां पर उसे हालत में देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त दिति के हाथ पर, फेस पर, पैरों पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया हो, और शायद उसको बांध कर भी रखा हो। सुनीता जी जैसे ही दिति को देखती है वह भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है, दिति ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, और तुम थी कहाँ पे? तुम्हें तो मिस्टर राजपूत की घर होना चाहिए था ना। दिति अपने आप को थोड़ा सा संभालती है और कहती है, मॉम वो रीति ने किया है ये सब मेरे साथ। सुनीता जी कहती है, क्या रीति ने? दिति रोते हुए कहती है, हाँ मॉम, शादी वाले दिन रीति मेरे रूम में आई थी, और फिर उसने मेरे सर पर कुछ मारा जिस वजह से मैं बेहोश हो गई, और जब मैं उठी तो वेशमेट में मुझे बांध कर रखा था, और उसने कहा कि मैं मिस्टर राजपूत से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो इतना रिच है, इसलिए वो उससे शादी करेगी। मॉम देखिए ना, रीति ने मेरी क्या हालत कर दी है। मॉम मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वही मिहिर तो बस खड़ा होकर सारी चीज़ों को देख रहा था, सुन रहा था, उसे समझ में नहीं आता आखिर यह सब हो गया। वही दिति की बातें सुनकर सुनीता जी अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है रीति तुम्हारे साथ यह सब कर सकती है। मिहिर से जब और देखा नहीं जाता है तब वह गुस्से से कहता है, तुम सब ये क्या बकवास कर रहे हो? सुनीता जी कहती है, ये सब रीति ने किया है, वो दिति की छोटी बहन है, मेरी स्टेप डॉटर है वो। मिहिर जब ये सुनता है तो वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने घर निकाल लेता है और कहता है, अब ये सब क्या नया बकवास कर रहे हो? मिस्टर राठौर के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, दिति राठौर और रणधीर राठौर। सुनीता जी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बात भले ही किसी को नहीं पता है, लेकिन मिस्टर राठौर की एक और भी लड़की है। मिहिर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही दूसरी तरफ रघुवेंद्र जी मिहिर के रूम में ही पिछले 1 घंटे से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने सामने सो रही लड़की की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। क्योंकि भले ही उनकी शादी किसी भी कंडीशन में हुई हो, लेकिन अब यह मिहिर की वाइफ थी, और इसलिए वह इसकी केयर करना चाहते थे। तभी वह देखते हैं रीति थोड़ी सी मूव हुई है, तो वह जल्दी से खड़े होते हैं और उसके पास जाते हैं। रीति अपने फेस को टर्न कर लेती है और कहती है, प्लीज़ मॉम मुझे मत मारिए, हम जैसा बोलेंगे मैं ऐसा करूंगी, प्लीज़ आप दाई माँ को छोड़ दीजिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर गए होते हैं और उसकी आंखें बंद होती है, वो अभी भी सोए हुई होती है। रघुवेंद्र जी ये देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और उसके पास ही बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ है तुम्हें कोई नहीं मरेगा, प्लीज़ शांत हो जाओ बेटा। रघुवेंद्र यह बोलते हुए रीति को शांत करवाने लगते हैं और धीरे धीरे उसके सर को पैक करने लगते हैं, जिससे रीति को गर्माहट फील होती है और वह धीरे धीरे करके शांत हो जाती है, और वह फिर से गहरी नींद में सो जाती है क्योंकि उसे इंजेक्शन दिया गया था। रघुवेंद्र जी ये देखते हैं रीति शांत हो गई है तो वह एक गहरी सांस लेते हैं और फिर उसी तरह से उसके सर पर हाथ फिराते रहते हैं। तभी वहां पर भागती हुई एक नौकरानी आती है और कहती है, श्रेया मैम को फिर से पैनिक अटैक आया है। रघुवेंद्र जी यह सुनते हैं तो वहां जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? वह सर्वेंट कहती है, हाँ सर। रघुवेंद्र जी फिर भागते हुए श्रेया के रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं श्रेया पूरी तरीके से चला रही होती है, या अधिकतर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपना फ़ोन निकाल कर मिहिर को कॉल करते हैं।
मिहिर जो वहां पर बैठा हुआ था और उन सब की नौटंकी को देख रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है और वह जैसे ही अपने दादाजी की बात सुनता है वह तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है, दादाजी मैं अभी आ रहा हूँ। और वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ हड़बड़ी में निकल जाता है और राठौर फैमिली को अपने साथ लाने के लिए बोल देता है।